राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं भाई हरिमोहन, ज्योतिर्मय चैनल। हरिमोहन जी राम राम। राम राम भाई साहब। बाबा जी राम। हरिमोहन जी, खट्टर साहब आधी सीटें हार गए और शिवराज चौहान मामा जी ने रिकॉर्ड बना दिया, सारी जीत गए। दोनों को संगठन ने रिवॉर्ड किया सर। दोनों केंद्र में कल कैबिनेट मंत्री बन गए। सर, वसुंधरा जी कहाँ हैं? कुछ अता पता? आप जयपुर में है इसलिए पूछ रहा हूं। सही सलामत हैं सर? क्या हाल है जी, उनका? जहां तक मुझे पता है बाबा जी, सबसे पहले तो थैंक यू। राजस्थान की अगर बात की जाए तो वसुंधरा रानी साहब जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जहां तक मुझे पता है। सब कुछ हम्म। सही सलामत है, कुशल मंगल है। और आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि अ, तीन मुख्यमंत्री जो हैं वो हटाए गए, बल्कि हाँ, तीन मुख्यमंत्री हटाए गए। रमन सिंह जी तो पिछली बार ही हार गए थे तो वो आए नहीं। तो तीन हम्म। मुख्यमंत्री हटाए गए, दो को कैबिनेट के अंदर बर्थ मिली, हम्म। जबकि उनमें से एक तो आधी सीटें हार गए थे। राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री महोदया हैं, इनको सेंटर में जगह क्यों नहीं मिली? तो पहली बात सर, वसुंधरा राजे मैडम अभी भी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, इनएक्टिव हैं। वहां पर बहुत ज्यादा उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई देती, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उपाध्यक्ष तो है। और उपाध्यक्ष का पद कई मामलों में सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का ही होता है। अब इसका हम्म। दूसरा पार्ट साहब ये है कि अगर इन हार को देखा जाए, जो वसुंधरा जो हरियाणा में हुई, आधी सीटें हार गए, तो इससे एक्चुअली क्या है कि हरियाणा के अंदर एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, पहली बात। दूसरी बात, कास्ट कॉम्बिनेशन इधर उधर हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स का असर स्टेट पॉलिटिक्स पर पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अलग लेवल और है, और साहब वो अलग लेवल ये है कि अगर हम देखें तो राजस्थान और हरियाणा में फर्क ये है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने संगठन के साथ खड़े होकर सेंट्रल लीडरशिप को कॉपरेट करते हुए लास्ट मोमेंट तक बहुत बढ़िया फाइट की। इस वजह से वहां पर 5 सीटें बच पाई, वरना हो सकता है ये 5 भी लूज कर जाते। दूसरी चीज, मनोहर लाल खट्टर कभी भी सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट नहीं गए। यस मैन तो नहीं कहेंगे कि अल्टीमेटली यस मैन, लेकिन जो अथॉरिटी उनको दी उन्होंने उसका यूज किया, हरियाणा में काम किया, ईमानदारी से काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार चलाई। लेकिन कभी सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज नहीं किया और अपनी अपनी नहीं चलाई, कॉपरेट किया। शिवराज सिंह चौहान को भी उठाकर देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का मामला भी ऐसा ही रहा है। मोदी जी और वसुंधरा जी और शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों के तीनों एक ही टाइम के तो हैं, आगे पीछे के, बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ा है। अब शिवराज सिंह जी की भी आदत यह है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं था शिवराज सिंह जी और मोदी जी का, और दोनों के बीच में एक अलग सी कॉपरेशन थी। हालांकि 2019 में भी, 2014 में भी कोशिश की गई कि शिवराज जी आप सेंटर में आ जाओ, उन्होंने मना कर दिया। 2019 में भी कोशिश की गई कि शिवराज जी सेंटर में आ जाओ, मना कर दिया। लेकिन इस बार बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैनर में बहुत जबरदस्त वाली जीत स्टेट में, और उससे भी जबरदस्त वाली जीत सेंटर में या लोकसभा के इलेक्शंस में दिलवाकर शिवराज सिंह जी जो हैं वो आगे बढ़े, और उन्होंने अपना पद त्याग दिया कि ठीक है, मैं अपनी कार्यभार को आगे बढ़ाता हूं और देश के लिए समर्पित करता हूं। अभी तक स्टेट के लिए था। वसुंधरा जी का अगर आप उठाकर देखेंगे मामला, तो कभी भी, पहली बात, शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा कांग्रेस को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दबाने की, खत्म करने की, रोकने की कोशिश करी। अगर आप वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का रिलेशन देखेंगे, भाई बहन वाला, और वो भाई बहन वाला ऐसा था कि भाई एक बार तू आ जा, अगली बार मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगी, फिर तू आ जा, फिर मैं आ जाऊंगी। साहब, सचिन पायलट जो हैं, उनकी एक तरीके से दुर्गति कर दी थी इन दोनों ने मिलकर। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं इसे भगा के छोड़ूंगा, और वसुंधरा राजे मैडम कह रही है मैं इसको घुसने नहीं दूंगी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, एक कह रहा है भगा के छोड़ूंगा और दूसरी कह रही है मैं घुसने नहीं दूंगी, और सचिन पायलट जी की दुर्गति हो गई। कांग्रेस के अंदर आप सोचकर देखिए, कांग्रेस की सरकार में 19 घोटाले हुए थे, 19
पेपर लीक हुए थे 19 पेपर लीक किसी 5 साल की सरकार में हो जाए तो क्या हाल होगा बताइए। यहां तो एक पेपर लीक हो जाए तो समस्या है, वहां तो 19 हुए, उसको मुद्दा ही नहीं बनने दिया। बाबा जी आप मानेंगे, मुद्दा नहीं बनने दिया। और इस हद तक गंदी खेल खेला गया कि किरोड़ी लाल मीणा जी उसको मुद्दे को उठाने के लिए, पेपर लीक मामले को, बस में पेपर सॉल्व करवाने वाले मामले को जब जयपुर में उठाने के लिए आए, तो आप मानेंगे जब उन्होंने 2 बजे स्टूडेंट का एक प्रोटेस्ट रखा, 12 बजे अपने ही एक कठपुतली टीचर को फोन करके कहा कि तू एक काम कर, राजस्थानी भाषा को एक सम्मान देने के लिए एक रैली निकाल दे। साहब 12 बजे स्टूडेंट जो है राजस्थानी भाषा का सम्मान के लिए एक रैली निकाल देते हैं, और 2 बजे जब किरोड़ी लाल मीणा जी आते हैं तो उनकी रैली की हवा निकल जाती है, क्योंकि आधा स्टूडेंट तो उस राजस्थानी भाषा में था। और किस तरीके से डेविएट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, मतलब एक पूरे के पूरे कैंपेन को मीणा साहब बहुत ताकत लगा गए, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया, क्राउड ही नहीं आ पाया और झंझनाते हुए वापस चले गए। ये गेम खेली गई है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उठने नहीं दिया गया गहलोत साहब के साथ किसी तरीके का। और अगर आप पूरे 5 साल उठाकर देखेंगे तो जब विपक्ष में वसुंधरा मैडम थी, ग्राउंड पर उनकी प्रेजेंस लगभग ना के बराबर थी। कहीं पर पूरे 5 साल में किसी कैंपेन में किसी आवाज को उठाते हुए, मुद्दे को उठाते हुए वसुंधरा मैडम दिखेंगी ही नहीं। लास्ट के 6 महीने के अंदर आकर के भाई सारा सब कुछ मेरा है, मैं लड़ूंगी और सब चीजें। नतीजा क्या हुआ, ये एक रियलिटी है इन दोनों की, मतलब सेंटर की और स्टेट की, कि वसुंधरा मैडम की अमित शाह और मोदी से बिल्कुल मुझे खास बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब आ जाते एमपी के इलेक्शंस पर। अगर आप एमपी के इलेक्शंस को देखेंगे तो एक नॉर्मली लोगों को गलत फहमी होती है कि वसुंधरा जी राजपूत हैं। असलियत में धौलपुर खानदान में ब्याही गई हैं, और धौलपुर खानदान जो है वो जाट समाज का जाट राजा का खानदान है, मतलब जाट राजा है वहां पर। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक जाट डोमिनेंस है, वो वसुंधरा मैडम के साथ बहुत तरीके के साथ खड़ा रहता है हमेशा। एक बहुत सॉलिड वोट बैंक हमेशा से वसुंधरा मैडम के साथ खड़ा रहा है। अब प्रॉब्लम समझिए यहां क्या है। प्रॉब्लम यह है कि उनके बेटे वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, दुष्यंत जो हैं, जो दुष्यंत इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो दुष्यंत जी के कैंपेन के अंदर तो वो पूरी पूरी ताकत लगा देती हैं, और बाकी आसपास की जितनी सीटें हैं उनमें से किसी भी सीट के ऊपर जहां जहां पर उनका एक वोट बैंक डोमिनेंस था, उनको किसी को भी सपोर्ट नहीं करने देती बीजेपी को। और बीजेपी की जो 8 सीट हारी है बीजेपी यहां पर, या कांग्रेस यहां पर जो सीट जीती है, उसके पीछे का रीजन ही है। बीजेपी कहा तो 25 की 25 ले जाती, कहा मेरे ख्याल से लगभग 12-15 के आसपास अटकी हुई है। उसके पीछे का रीजन ही है। आप अंदाजा लगाकर देखिए साहब कि एक से बढ़ के एक सीटों को के ऊपर जो भीतरघात हुआ है, उसका आरोप, या वोट नहीं पड़े हैं उसका बड़ा आरोप यही तो है। भरतपुर जैसी सीट जिसके ऊपर इनका अच्छा खासा डोमिनेंस है, बीजेपी के वोटर को निकलने ही नहीं दिया, पर्चियां तक नहीं पहुंचने दी। आसपास की धौलपुर से लेकर जितनी भी सीटें करौली वगैरह के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट ही नहीं होने दिया। असर दिखा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि लगभग लगभग बुरे हालात इनके हो, मतलब बीजेपी की जो दुर्गति राजस्थान में हुई है वो भीतरघात के कारण हुई है। आप ये कहना चाहते हैं, एक मिनट, केवल अपने बेटे की सीट पर जी, और आप ये कहना चाहते हैं कि ये भीतरघात रानी साहिबा ने ही किया? देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि रानी साहिबा ने नहीं किया। अगर जो भीतरघात हो रहा था तो उसे रोकने में रानी साहिब ना रोकने में या होने देने में भी एक साइलेंस जरूर थी उनकी। और ये पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी को इस चीज का गुस्सा है। यही कारण है कि अजमेर के दूसरी बार के सांसद को आप कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं, और दुष्यंत जो हैं उनको आप कैबिनेट में शामिल नहीं करते हैं, जो 5-6 बार के सांसद हैं। आप अंदाजा लगाकर देखिए, सबसे बड़ा रीजन है। आप खुद अंदाजा लगाइए ना कि एक जो पुराना सांसद है उसको आप सीट नहीं दे रहे हैं कैबिनेट में, और जो दूसरी बार के अजमेर के सांसद है उनको सीट दे रहे हैं। क्या दिखाना चाह रही है बीजेपी? बीजेपी दिखाना चाह रही है कि वसुंधरा मैडम जितना बीजेपी को कमजोर राजस्थान में करने की, या एक तरीके से कॉपरेट नहीं कर रही, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो बीजेपी भी इस टाइम पर आर पार की लड़ाई में है, और लिटरली आर पार की लड़ाई में है कि भाई सीधी सी बात है, अब इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये एक अंदर खाते की इनकी आमने सामने का जो क्लैश है वो थोड़ा भुगतना पड़ा। और ठीक है, बीजेपी चारों तरफ से भुगत रही थी तो यहां पर भी भुगत गई, और बीजेपी
पॉसिबली वसुंधरा राजे मैडम के मामले में मिसकैलकुलेशन कर गई, क्योंकि बीजेपी का यह मानना था कि पूरे देश में हम 400 पार कर रहे हैं, अगर राजस्थान में 2 4 5 सीटों का नुकसान हो भी जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आप इसे ऐसे कैलकुलेट करके देखिए, अगर राजस्थान, अगर यूपी इनको लगभग 60 65 सीटें दे देता, अगर बीजेपी को यूपी 60 65 सीटें दे देता, और बंगाल के अंदर भी जो पिछले वाली सीटें थी वही आ जाती 2 स्टेट्स में, तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं थी और वसुंधरा राजे मैडम का डिस्कशन भी नहीं होता, और पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी अब फिर उन्हें सल्टाने वाले काम करना शुरू कर चुकी होती। पैरेलल लीडरशिप तो अभी भी खड़ी कर रही है, लेकिन सल्टाने वाले काम शुरू कर चुकी होती बीजेपी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस चीज की तरफ ध्यान अभी लोगों का नहीं जाता। अगर बीजेपी 400 पार कर जाती या 300 भी पार कर जाती है, 272 भी पार कर जाती, तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता और बुरी तरीके और एग्रेसिव तरीके से मोदी गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ती। लेकिन अभी हुआ ये कि थोड़ा उल्टा हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए अब हर उस स्टेट पे ध्यान दिया जा रहा है जहां पर हार हुई है, और उसमें यूपी, हरियाणा का भी बहुत ज्यादा काउंट छोड़ना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर माने या ना माने, जो जिस 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मली एक हुड्डा की जाट बेल्ट टिपिकल रही, और हुड्डा ने जो कॉम्बिनेशंस दिखाए, जिसमें चाहे जेजेपी हो गया, चाहे आईएनएलडी हो गया, उन्होंने खुलकर ऑन द नेम ऑफ जाट वोट बैंक जिस तरीके से हुड्डा को सपोर्ट किया, वो दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई हुआ जी। नहीं, अब मुझे बताइए, राजस्थान में कोर्स करेक्शन अगर करना चाहे बीजेपी तो क्या करेगी? अब जो गलतियां देखिए, हो गई कोर्स उनको करेक्शन की अगर बात सुधारना यह है, हो तो कोर्स करेक्शन की बात यह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जाट वोट बैंक जो है उसके ऊपर वसुंधरा राजे अपना डोमिनेंस कर रही है। लेकिन एक बीजेपी अभी भी सीटें जीत जाती, जैसे भीलवाड़ा वगैरह की बहुत सारी सीटें हैं, वो जीत जाती अगर वो आरक्षण वाला मुद्दा बैकफायर ना करता। और ये जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो 2 मुद्दे थे ना, इन्होंने जो यहां की रिजर्व्ड कैटेगरी है उसको भी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होने दिया। अगर वही हरियाणा वाला फॉर्मूला, अगर बीजेपी के साथ बाकी कास्ट्स खड़ी हो जाती और बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती, यानी जो गहलोत वाला फॉर्मूला है, गहलोत किसी डोमिनेटिंग कास्ट से नहीं आते हैं, लेकिन गहलोत जो है एक अच्छी पोजीशन में है, तो गहलोत वाली पोजीशन अगर इनकी हो जाती, या बीजेपी जो थी वो कांग्रेस वाली पॉलिसी या गहलोत वाली पॉलिसी अपना लेती, या अपनाने का टाइम मिल जाता, तो एक बात ही अलग थी। लेकिन अभी उसे टाइम नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी बात यह है। अगर टाइम मिल जाता तो बात थी, अभी टाइम नहीं मिल पाया, और चारों तरफ से फंसी हुई थी इस वजह से। वरना अगर ये आरक्षण वाला मुद्दा ना चलता और ये संविधान खतरे में है वाला मामला नहीं होता, और कुछ जो कॉम्बिनेशंस होने थे, जैसे हनुमान बेनीवाल जी जो हैं, वो बेनीवाल साहब जो हैं वो बीजेपी का साथ छोड़ गए, और अच्छे खासे कद्दावर जाट नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ गए। अगर वो बीजेपी के साथ अभी भी होते तो कम से कम 3 सीटों में बीजेपी को फायदा और मिलना था। 1 सीट उन्हें दे देते, 3 सीट फायदे में हो जाती, लेकिन किसी वजह से उनके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया। तो ये कह सकते हैं कि इस बार लगभग सभी चीजें बीजेपी के अगेंस्ट में थी, फेवर में नहीं थी या कम थी। इस वजह से डैमेज ज्यादा दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, मुझे बताइए, पिछली बार जब इस पीछे से कुछ आवाज आ विधानसभा, रही है, शायद आपके टीवी से, मेरे टीवी से है। नहीं मुझे तो नहीं आ रही। ओके। पिछली बार जब टिकट वितरण हो रहा था, 2019 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस वक्त एक खतरा यह पैदा हो गया था कि अगर वसुंधरा राजे की नहीं सुनी गई और उनके हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ तो वो अलग पार्टी बना लेंगे, या पार्टी को तब भी वो डैमेज करने की पोजीशन में आ गई थी। और अमित शाह जी वहां गए थे और वो टिकट वाली वो मीटिंग ले रहे थे, तो 117 विधायकों की लिस्ट पकड़ा के चली गई थी वसुंधरा राजे। और फिर मोदी जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, राजस्थान हारते हैं तो हारने दो, हमें लोकसभा को डैमेज नहीं करना है। 2019 की बात है सर। सेम स्टोरी 2024 में रिपीट हो गई।
देखिए, वसुंधरा मैडम की एक आदत है, वो हमेशा कभी पार्टी में अपने जन्मदिन की पार्टी बुलाती है तो सारे विधायक सांसद बुला रही होती हैं, बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं, बिजनेसमैन जो हैं, इन सबको बुला रही होती है। तो एक लगातार वो शक्ति प्रदर्शन किसी ना किसी तरीके का कर रही होती है कि इसको बुलाओ, उसकी गर्दन, इसकी गर्दन पकड़ो, इसकी मतलब अच्छी खासी। और 2019 के अंदर मोदी ने गलती कर दी थी, मैं सच बता रहा हूं। 2019 में मोदी खुद डरे हुए थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो सरकार हाथ से निकल जाए और 2004 रिपीट हो जाए। लिटरली मोदी डरे हुए थे कि यार 2004 वो ना हो जाए, और बड़ा एक अटेंटिव थे। और उसमें अगर आप देखेंगे तो 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ, अगर वो पुलवामा अटैक और उसके बाद के जो रिएक्शंस ना हुए होते और राइज ऑफ नेशनलिज्म ना हुआ होता था, एंड आई कैन गारंटी बहुत बुरे हालात होते बीजेपी के। 272 या 282 की जगह पिछले बार ही 240 के करीब सीटें होती। लेकिन वहां पर एक अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म था। दूसरा, बीजेपी क्योंकि खुद बहुत अटेंटिव थी, तो हर कास्ट कॉम्बिनेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत बारीकी से इन्होंने चेक किया था। उसमें चाहे हनुमान प्रसाद बेनीवाल जी से कॉम्बिनेशन हो गया, चाहे हरियाणा की एक राजस्थान की एक बाप पार्टी है, वो ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, सबके साथ कॉम्बिनेशन किया था बीजेपी ने, और हर किसी के साथ कोई ना कोई सेटलमेंट बिठाकर सरकार बनाई थी, या 25 में से 25 सीटें ले गए थे। इस बार वो वाले कॉम्बिनेशन गायब थे। ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे हम नॉर्मली यूपी में भी कह रहे हैं, हरियाणा में भी कह रहे हैं, पंजाब में कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था जो इस बार देखने को मिला, और वो लगभग सभी जगह था, तो यहां पर भी दिखा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान संभाल गए, महाराष्ट्र में नहीं संभाल पाए, गुजरात में संभाल गए, छत्तीसगढ़ में संभाल गए, झारखंड ठीक ठाक गया है। बिहार में अगर नीतीश कुमार, मांझी और पासवान ना होते तो वहां पर भी दुर्गति हो रही होती, और वही हाल यूपी के अंदर तो हम सब देख ही रहे हैं। हरियाणा में नहीं संभाल पाए, डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, जो सैनी साहब हैं उनको अभी लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तो सारी चीजें, तो राजस्थान में वही खेल है जी। नहीं सर, देखिए यूपी और राजस्थान दोनों में मैं ये मानता हूं कि हम अपनी आपसी लड़ाई, आपसी फूट, भितरघात, लैक ऑफ यूनिटी के कारण हारे। सीधी सी बात है, यूपी में भी यही हुआ है, राजस्थान में भी यही हुआ। आपने पूरी स्टोरी बता दी। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास आखिरी 3-4 मिनट बाकी हैं, हम सिर्फ 20-22 मिनट के आजकल वीडियोस करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अब रानी साहिबा के लिए क्या रास्ता बचा है? आगे आपको क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो बीजेपी में बनी रहेंगी और ऐसे ही मुंह फुला के घूमती रहेंगी, या वो कोई अपनी राजनीति बचाने के लिए कोई और बड़ा ड्रास्टिक स्टेप भी ले सकते हैं? देखिए, अगले 4 साल क्रूशियल होंगे, 5 साल बल्कि। 2028 दिसंबर के अंदर मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, और 2028 अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे वो इंपॉर्टेंट है कि वो किस लेवल पर जाते हैं, और किस लेवल पर वो जो चुनाव होंगे उसका वो हैंडल किए जाते हैं। अगर वो चुनाव इस लेवल पर होते हैं कि भाई बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि बीजेपी उसमें, क्योंकि राजस्थान में एक प्रॉब्लम है, वो रोटी पलटते हैं, वो एक हाँ। बार को बोर हो जाते हैं, वो जी रोटी पलट दो। और हालांकि मैं इस चीज को कभी नहीं समझ पाया कि रोटी पलट दो, तो अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे इनाम भी तो दो ना, और अगर किसी ने बुरा काम किया है तो पनिशमेंट दो। अब जैसे गहलोत जी की पहले वाली जो सरकार थी, उन दोनों सरकारों में गहलोत जी ने लिटरली बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन प्रॉब्लम यही आई, काम करने के बाद भी रोटी पलट दी। जो वसुंधरा आई, अच्छा मजे की बात, वसुंधरा जी ने भी अच्छा काम किया, वसुंधरा राजे मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया, तो कहा कि नहीं जी अब ये भी नहीं चलेंगे, इनकी भी रोटी पलट दो, फिर रोटी पलट दी। अब जी गहलोत जी आए, उन्होंने भी मेहनत करी, दोबारा मेहनत करी, क्योंकि 3-3 बार के ना दोनों साहब, दोबारा जब मेहनत करी तो भी रोटी पलट दी। अब वसुंधरा जी यही कहती भाड़ में जाओ, कहना तो तुमने वैसे भी नहीं, रोटी पलट दी है तो 5 साल एंजॉय तो करूं। उसके बाद फिर रोटी पलट दी तो गहलोत जी आ गए, वो कहते हैं भाई तुम रोटी तो पलटते ही हो, काम करूं या ना करूं। सर 19 घोटाले, 19 भर्ती घोटाले हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने, वो जानते हैं तुमने रोटी वैसे भी पलट दी थी, जब अच्छा काम किया और बुरा काम किया तो भी पलट दिया, तो भाई पलटते ही रहो तुम, ना मैं करूंगा ना वो करेगी, दोनों बहन भाई, एक बार तू आ जाए एक बार मैं आ जाता हूं, काम करता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स तो यहां चलती हैं। अब यहां जनता का क्या मूड रहता, प्रॉब्लम मैंने एक बार पूछी थी, तो देखिए
यहां एक बार अजमेर को छोड़कर, और एक छोटी सी पार्ट है दौसा, कहीं पर भी अंग्रेजों का रूल नहीं था, ठीक है। तो अंग्रेजों का रूल ना होने की वजह से सरकार से रेजिलियंस हमेशा बनी रहती है, और जो वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी है वो यहां अभी तक डेवलप नहीं हो पाई। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी वो अभी भी कहीं ना कहीं एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन इनके दिमाग में बैठा रहता है कि राजा साहब जैसे जिस तरीके से एक मीडिएटर वाला काम कर रहे होते थे, तो वो विधायक जी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो विधायक को किसी ना किसी बात पे तो इन्होंने नाराज करना ही करना है। पूरे का पूरा इलेक्शन हमेशा एक मुद्दे पे अल्टा पल्टी होता है, एक मुद्दे पे, और एक मुद्दा बाकी सब पे भारी हो जाता है। तुमने चाहे जो मर्जी डेवलपमेंट किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, एक मुद्दा सब पे भारी हो जाता है। अब जैसे हरियाणा में एक मुद्दा सब पे भारी नहीं होता, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। यूपी में अगर हम खोदना शुरू कर दो बहुत सारे मुद्दे हैं, यहां बहुत सारे मुद्दे नहीं होते, यहां एक दो ही मुद्दे होते हैं, और आप कितना मर्जी कोशिश करो नाराज रहेंगे ही रहेंगे। बहुत कम सीटें हैं जो रिपीट होंगी, और जो रिपीट होने वाली सीटें वो हैं जहां एक पर्टिकुलर कास्ट का नेता बैठा हुआ और वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहा है। जो पॉलिटिक्स कास्ट की कर रहा है, वहां पर उस कास्ट का कोई भी बंदा उठा दोगे वो जीत जाएगा, इसके अलावा वहां कोई नहीं है जी। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, अगले 5 साल वसुंधरा जी बीजेपी में रहेंगी मैंने या अलग बताया ना, रास्ता? 5 साल वो अलग अलग होंगी तो भी क्या एग्जिस्टेंस है, ये भी सवालिया निशान है। क्योंकि कांग्रेस में जा नहीं सकती, भले ही जितना मर्जी अशोक गहलोत भाई हो, तगड़े वाला भाई हो, लेकिन कांग्रेस में तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं तो नई पार्टी बनाएंगी। बीजेपी की कितनी नई पार्टियां कामयाब हुई है? तो ये तो बात सही कांग्रेस है। से टूटी हुई जितनी पार्टियां हैं लगभग सभी कामयाब हुई हैं। बीजेपी से टूटी हुई कोई एक पार्टी बता दो जो कामयाब हुई है, कोई एक। तो मतलब पड़ी उमा भारती रहेंगी। जैसी, भाई वसुंधरा मैडम का जो लेवल है वो उमा भारती जैसा तो है नहीं। वो ज्यादा फायर ब्रांड थी। वो ज्यादा फायर ब्रांड थी, या कल्याण सिंह जैसा भी नहीं है। हाँ, कल्याण सिंह इन तो लो- कर, उनके तो घुटने बराबर भी नहीं। अब वो तो ना तो कद्दावर नेता अब थे। कल्याण सिंह की पार्टी ने कौन सी तोप चला ली, हाँ, बात तो आपकी सही है। और उमा भारती ने साथ। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी बेस्ड कहने पार्टी है। अच्छा, तब तो फिर सर मैं आपके आपके दुविधा को सरल कर देता हूं। नाराज रहो चाहे खुश रहो, रहना यही है। हाँ, बीजेपी के साथ किसी भी नेता का यही हाल है, नाराज रहो खुश रहो यही रहना है। बीजेपी जो है वो किसी टाइम पर जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी, वो बाहर का जो गंद बला लेके आ रही है, वो थोड़ा इंपैक्ट जरूर कर रही है, डिमोरलाइज कर रही है। लेकिन जिस दिन बीजेपी ने इन सबको खत्म करके प्यूरिफाई किया, मुझे बीजेपी एक नेता ने बड़ी अच्छी सी बात बताई थी। मैं भी गुस्से में तो था कि यार क्या बकवास बकवास नेताओं को तुम अपनी पार्टी में ले लेते हो सब चीजें। कहते यार तुमने यही तो चीज नहीं देखी। कोई नेता तुम्हारी पार्टी में आया, भाई जैसे स्कूल के अंदर बेंच, एक बच्चा बहुत शरारती है, टीचर क्या करती, या तो उसको मॉनिटर बना लेती या अपने पास बिठा लेती कि इधर आ जा, बैठ जा चुपचाप। वहां पर आके वो ना तो शरारत कर पाता और ना ही वो कुछ बोल पाता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब दब लग जाता है तो क्योंकि उसे पता है कि कौन क्या शरारत कर रहा है, तो पूरी क्लास को सबसे ज्यादा हैंडल वही करता है। अब इसका कांग्रेस के साथ, कि कांग्रेस के जितने बेईमान हैं उनके पास एक खास बात है, माने या ना माने, मैं एक चीज मैं ये कहूंगा, कांग्रेस बीजेपी के पास कार्यकर्ता है, बीजेपी के पास आइडियोलॉजी सपोर्ट करने वाला काडर है, बीजेपी के पास ढंग के नेता नहीं है। यूपी में जो दुर्गति हुई है वो ढंग का नेता ना होने की वजह से हुई। राजस्थान में जो दुर्गति हुई है वो बीजेपी के पास ढंग का नेता ना होने की वजह से हुई है। जो 2-4 मठाधीश वही काम कर पा रहे हैं, वरना कोई नेता डेवलप नहीं हो पा रहा। और जो नेता डेवलप हो पाता है वहां, क्योंकि बीजेपी की कार्यप्रणाली या कल्चर जो है वो कांग्रेस जैसा नहीं है कि खर्ची और पर्ची दोनों पे सरकार चले और कार्यकर्ता से लेकर सब खाओ। यहां पर तो ये विधायक का काम नहीं करते, और कई मामलों में तो आप हरियाणा में उठाकर देख लीजिए ना, विधायकों की शिकायत यही तो थी कि हम अपने कार्यकर्ता का ही काम नहीं करवाएंगे तो हमारे को पूछेगा कौन। तो कहा था चलो छोटा मोटा काम तुम्हारा कर लेने देंगे। मुझे एक बात बताओ, गवर्नर बनेंगी रानी साहिबा? अब तो मुझे गवर्नरशिप लगता ही है एक बची बार है। तो ऑफर दिया गया होगा, ऑफर तो दिया गया होगा।
और अंदर खाते ऑफर दिया गया होगा, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से नीचे कुछ नहीं और उससे ऊपर कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे नीचे कुछ नहीं और उससे ऊपर कुछ नहीं। और वैसे वो ये चाहती तो वो ये थी कि उनके बेटे को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, बहुत दिनों से उनकी इच्छा रही है। मैं इस चीज में बिल्कुल सही कहूंगा, लेकिन वही वाली बात है ना, बीजेपी को वही अपना जो क्या नाम है परिवारवाद, उससे भी निकलना है और कम से कम वसुंधरा राजे जी का डोमिनेंस जो है वो खत्म करना है। और बीजेपी की वो जी पन्ना प्रमुख वाली सरकार है कि भैया पन्ना प्रमुख जो है और अर्ध प्रमुख जो है वही सब कुछ है और उनको इंपॉर्टेंस दे। ऐसे में किसी मठाधीश को नहीं डेवलप कर सकते ना। बीजेपी तो चाहती है कि कैसे भी करके एक आइडियोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए कि आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला सारा सिस्टम डेवलप हो और उसमें किसी भी बंदे को लाके बिठा दिया जाए, वही परफेक्ट काम करे। अब हाइपोथेटिकल तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल फेल हो रहा है। चलिए सर, हरिमोहन भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजस्थान के ऊपर बहुत अच्छे इनपुट्स इनसाइट्स दिए आपकी। सर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मुझे मालूम है आपके एक के पीछे एक वीडियो शेड्यूल्ड है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं किसी नए राज्य नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू।